बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ फिजा रियाज और आपको पता है कि कल भी हमने जब प्रोग्राम का एंड किया था और हमने आपको कहा था कि वी रियली होप सो कि डील जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अब फाइनल ड्राफ्ट बन रहा है, तो कुछ ना कुछ मामला जो है वो खत्म हो ही जाएगा। और इससे पहले मोहसिन नकवी वहां पर बड़ी अहम मुलाकातें करके गए हैं और कल जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहां पर पहुंचे हैं तो बड़ी एक तवील बैठक हुई है जो है वो अब्बास अरागची से। और उसके बाद जो है वो सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कुछ शराइत ऐसी रखी गई हैं जो कि अमेरिका की जानिब से, जो कि ईरान अभी भी रिलेक्टेंट है और उनको मान नहीं रहा है। तो इस टाइम पर जो सूरत हाल बनी हुई है, इसी पर बात करेंगे कि आखिर ईरान जो है वो कौन सी शराइत अमेरिका की जानिब से रखी गई है जो कि अभी तक ईरान नहीं मान रहा है, और आसिम मुनीर जो है वो सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सरदार मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। और क्या आगे पॉलिसीज होने जा रही हैं, किस तरीके से सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, इनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू द शो। और हमारे परमानेंट पैनलिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में। शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस्लामाबाद से वो हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को वेलकम। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि जिस तरह मार्को रूबियो इंडिया के दौरे पर मौजूद है, वो वहां पर सिचुएशन को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चाइना मौजूद है, आसिम मुनीर ईरान गए हैं। तो इस टाइम पर अमेरिका की डिप्लोमेसी भी बड़ी एक्टिव है, पाकिस्तान की भी बड़ी एक्टिव है और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आखिर ऐसी कौन सी शराइत हैं जो कि ईरान बार बार कह रहा है कि आप थोड़ा सा नरमी पैदा करें तो ईरान भी जो है वो थोड़ा झुकाव पैदा कर देगा। और डेडलॉक बना हुआ है, अभी तक कोई फाइनल ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आ सका, इसी वजह से आसिम मुनीर वहां गए हैं। तो आपसे कुछ मालूमात शेयर करें। आई एम श्योर आपके पास तो बहुत सी ऐसी यू बीन स्टडीड और ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि आखिर डेडलॉक किन शराइत पर कायम है अभी तक। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिस पॉसिबिलिटी है, एक पोटेंशियल है कि हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इस कन्फ्लिक्ट का खात्मा हो, और वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे फॉर फ्यूचर जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में बातचीत करें। और स्पेशली इसमें न्यूक्लियर का इशू शामिल है, सैंक्शंस का है, एसेट का है, वो इसमें शामिल है। जो पॉइंट्स अल अरबिया ने पब्लिश किए हैं, 10 पॉइंट्स उन्होंने पब्लिश किए हैं और उसके मुताबिक इस पे ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन उसमें देखें कि दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनिशियली सीज फायर की बात की गई है और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्होंने कहा कि फ्री नेविगेशन होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, गल्फ ऑफ ओमान पे और अरेबियन सी की बात की गई है। और उसके साथ ये कहा गया है देयर कैन बी जॉइंट मैकेनिज्म टू मॉनिटर। तो इसका मतलब है कि ये इनिशियली कोई ऐसा एक आइडिया बन सकता है कि जिसमें मैकेनिज्म हो, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट क्योंकि कंसर्न है, जीसीसी कंट्रीज का भी कंसर्न है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कंसर्न है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो स्टेक पे आ गई है, इकोनॉमिक पेन महसूस की जा रही है दुनिया भर में। सो देयर फॉर इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी, चाइना रशिया इज ऑन बोर्ड, वो भी चाहते हैं कि नेविगेशन यहाँ पे फ्री होनी चाहिए, मिलिटराइजेशन नहीं होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। और सेकंड, उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज में एक है वो न्यूक्लियर की बात की, उसमें ये पॉइंट शामिल किया गया है कि दैट ईरान इज नॉट सीकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उसके डिस्पोजल की बात की जाएगी, जो इनरिच यूरेनियम है इसके बारे में क्या हो सकता है। ये एक चीज जो जनरल पॉइंट से पब्लिश हुए हैं। लेकिन जो देखें, हम जो समझते हैं तो दो कोर इश्यूज ही हैं जो मसला बना हुआ। वन इज दी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसकी फर्दर उसकी मॉडलिटीज की बात की जा रही कि डिस्पोजल जो 440 केजी है उसकी क्या डिस्पोजल होगा, कितना अरसे का पास होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो उसमें है। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि जब सॉरी टू कट यू इन हाफ, लेकिन ईरान तो न्यूक्लियर पावर बनना ही नहीं चाहता क्योंकि वो फतवे की वजह से। ये सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है, न्यूक्लियर उनका कोई इरादा नहीं है टू गेट द यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी। लेकिन अभी देखें कि अभी यही पहले सोच यही थी कि अगर लीडरशिप एलिमिनेट होती है, जो लीडरशिप उनको रिप्लेस करेगी तो वो बहुत हार्ड लाइनर्स आएंगे। तो
अभी भी एक आइडिया ये फ्लोट हो रहा है कि भाई अगर इस तरह के मसाइल हैं तो न्यूक्लियर को हम ये ऑप्शंस हमें खुली रखनी चाहिए। तो दैट इज ए ओके। पॉसिबिलिटी। स्पेशली देखें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 7 ऐसे लोग हैं जो बेसिकली आप समझ ले, चाहे वो कालीबाफ है या जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं अहमद वाहिदी हैं जो पासदारान के हेड हैं। इन सब का मानना है, सब हार्ड लाइनर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा वेपन्स हो तो जिसको हम यूज करें, एक्सप्लॉइट करें और लेवरेज के तौर पे यूज करें। दैट्स वाई ये दोनों यूज हो रहे हैं, 440 केजी यूरेनियम एज वेल एज एट द सेम टाइम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। तो इस दोनों पे है, लेकिन ये है कि लाइकली है कि कोई अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट होने वाली है। दैट्स वाई फिल्म होने वाली है वहां पे होपफुली, पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। बट साहब इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मौजूद है और उनके पास आई एम श्योर कि वहां से आप बहुत ही गर्मा गर्म खबरें होंगी। बट साहब तो हमें भी कुछ शेयर करें कि वहां पर आबो हवा क्या है, माहौल क्या है नहीं फिदा, इस्लामाबाद में। वो ये गर्मा गर्म खबरें सारी इंतहाई काबिल एहतराम। ब्रिगेडियर साहब, आपने ये जो बात कर दी है, सीधी बात कर दी है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है। ये आज की सबसे बड़ी खबर तो आप ब्रेक कर रहे हैं। जो मेरे पास खबरें हैं वो है मोहसिन नकवी साहब की एक हफ्ते में 2 दफा ईरान जाना, और उसके बाद जो रिपोर्ट दी है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, फिर कंसेंसस के साथ फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हैं। और चूंकि अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी है कि दुनिया मान रही है, सैयद आसिम मुनीर की बात को ऑन कर रही है, इसलिए वो ईरान गए हैं। लिहाजा मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप समझाएं कि ट्रंप इंतजामिया तो अपने वादों से पीछे हटती है, ये हमेशा ईरान बार बार कहता है। उसने ईरानी वजीर खारजा ने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को भी ये गिला शिकवा किया है। मैं किबला ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम तो इस पूरी गेम में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं सालस के तौर पर, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि हम जामन के तौर पर सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान जामन बनने की पोजीशन में है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, मेरे ख्याल में जामिन के लिए जो चाइना से भी बात की गई, रशिया से भी बात की गई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जामिन जो होगा देखें वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होगा। दिस इज व्हाट रिपोर्टेडली चाइनीज ने भी ये कहा है, क्योंकि उसमें परमानेंट 5 मेंबर्स बैठे होंगे, उनकी इंडोर्समेंट होगी तो ये यूनाइटेड नेशन का एक कवर इसको मिलेगा, तो जिसमें मजबूती होगी तमाम लोग ऑन बोर्ड होंगे। सो दैट्स वाई फिर पाकिस्तान का यकीनन देखें कि फील्ड मार्शल का वहां पे जाना, उनको देखें दिन बाद सब सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हुई, टेंजिबल रिजल्ट्स थे, तो तब फील्ड मार्शल वहां पे गए हैं। और जिस तरीके से आज इनकी इतलात आई हैं कि उनकी मुलाकात कालीबाफ से भी हुई है, अरबाज अरागची से भी हुई है, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई है। और इसका मतलब ये देखें कि और कालीबाफ को उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, ही विल लीड द ईरानियन डेलीगेशन। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि बातचीत अमेरिका और ईरान के दरमियान वेरी सून रिज्यूम होने वाली है। और उससे पहले ये एक आप समझ लें कि एक वो यू या ट्रम्प के बकौल लेटर ऑफ इंटेंट होगा, इसके बाद फर्दर उस पर बैठ जाएंगे। सो मेरा ख्याल में होप जिस तरीके से बातचीत है, जिस तरह चीजें डेवलप हो रही हैं, और मेरा ख्याल में पॉजिटिविटी है, और होपफुली इंशाल्लाह ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एंड वी रियली होप सो कि हमारा इसमें किरदार जो है इसको पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट भी करे। बट अगर आप देखें कि ग्लोबली इस टाइम पे जो एक पूरा माहौल बना हुआ है, यूरेनियम एनरिचमेंट की हम बात कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी पोजीशन है, ऐसी जगह है जिसको लेवरेज के तौर पर ईरान बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी जो टोल टैक्स लगाने की बातें की जा रही हैं, और वहां पर वो ये भी इतलात आ रही है कि अभी उन्होंने बाकायदा एक बॉडी भी बना दी है जो कि टोल टैक्स वसूल करेगी। तो क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है ईरान के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया का 20% ऑयल वहां से गुजरता है। हम जैसे जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारा ऑयल भी वहां से गुजरेगा, तो हम हर बैरल के ऊपर इतने डॉलर्स दे सकेंगे ईरान को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स वाई इंटरप्रिटेशन की बात है। और ईरान जो क्लेम करता है ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है लोग, और इंटरनेशनली इसको इंटरनेशनल वाटर्स माना जाता है। सो इंटरप्रिटेशन की बात है। और फिर जो अब रिसेंटली ईरान ने अपना एक नक्शा पब्लिश किया है, जिसमें आप देखें कि उन्होंने यूएई में उम्मुल कुवैन से लेके
कैशम आइलैंड का जो वेस्टर्न टिप है एक लाइन ड्रा वहां पे की है। फिर वो फजुरा जो यूएई का ओमान वाली साइड पे जो पोर्ट थी उसके साउथ में चले गए, वहां से लाइन एक ड्रा की है टुवर्ड्स ईरान को है मुबारक। सो उन्होंने न सिर्फ अपना एरिया ओमान के एरिया बल्कि यूएई का एरिया भी इसमें शामिल किया है, यूरिस्डिक्शन के अंदर शामिल किया है। सो दैट इज ए सीरियस किस्म की एक डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें जिस कंट्रीज वो इसको सीरियस समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी इंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो दैट्स वाई देखें चाइनीज से रशियन से इंटरनेशनल कम्युनिटी वो मानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई मैकेनिज्म हो। दैट्स वाई कि इस जो पॉइंट्स जो अल अरबिया ने रिलीज पब्लिश किए हैं उसमें बात की गई है, एक मैकेनिज्म की बात की गई। तो इसका मतलब है कि एक मैकेनिज्म हो सकता है इन प्लेस हो जिसमें सबके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। और वैसे भी देखें कि अब जो दुनिया में जो हमने खिते में देखा है कि वो जिस कंट्री दे आर ट्राइंग फॉर अल्टरनेट रूट्स को वो तलाश कर रहे हैं ताकि बाईपास कर जाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्यूचर में। और अब स्टडीज ये भी आ रही है 2030 या 2035 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि आगे सऊदीज ने ऑलरेडी वेस्ट की तरफ निकल चुके हैं, यूएई वाले भी निकल चुके हैं, इराक का एक पाइपलाइन तुर्किया की तरफ जाता है, फिर एक सऊदी अरब के दरमियान से गुजरता है जो अभी रिडेंडेंट है लेकिन बट स्टिल इट इज इंटैक्ट है। तो दैट इज ए पॉसिबिलिटी इसको बाईपास करके मेडिटेरियन सी एंड यूरोप से रब्ता किया जा सके, बट मैकेनिज्म हैज टू बी देयर। और इससे मानेगा तो ईरान के लिए ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम यहां तक आपकी बातों से मुत्फिक हैं, हम यहां तक भी मुत्फिक हैं। और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का जो बयान है कि हम बराह रास्त पाकिस्तान बुनियादी सालिस है, हम राब्ते में हैं, ये भी बात समझते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहते हैं 14 अगस्त की परेड आ रही है, क्या खुशखबरी आ रही है? मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ चाइना है, वहां से कोई बड़ा पैकेज लेने में कामयाब हो रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, फिजा ब्रेक पे जा रही है। लेकिन चंद लाइनें हमें जरूर बताते जाए कि पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे हैं, खास तौर पर शहबाज शरीफ का चाइना, फील्ड मार्शल का ईरान और 14 अगस्त की परेड। इसको 4 लाइनों में कंपाइल करके बताएं जरा ब्रिगेडियर साहब किबला। देखें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल देख रहे हैं, पाकिस्तान हैज बिकम ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। और चाइना में देखें कि पहले प्रेसिडेंट ट्रंप गए, फिर रशियन प्रेसिडेंट गए, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखें अहमियत उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के वेपन्स इंडस्ट्रीज स्पेशली जो हमारे जहाज है, दूसरे इक्विपमेंट है, उसकी बहुत बड़ी पजीराई हो रही है और लोग उसकी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी आप रिसेंटली डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि 14 अगस्त के जो एक मैसिव हमारी परेड होने वाली है, उन्होंने कहा था सरप्राइज का वेट करें। और यकीनन उन्होंने कहा था कि हमारी जो कौम होगी उससे खुश होगी। तो मेरे ख्याल में हमें उसका वेट करना चाहिए। पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जो चीजें इस दफा दिखाई जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन होंगी। इंशाल्लाह वो बिल्कुल खुशाइंद होंगी। और वी रियली होप सो एज अ प्राउड पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हम भी रोशन करें और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमारे फील्ड मार्शल जो कि ईरान में मौजूद है और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पर जाना है, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका और ईरान बैठे तो हैं, जिसमें मीडिएशन का किरदार हम लोग अदा कर रहे हैं, पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को जाता है। लेकिन इस टाइम पर क्या वाकई हकीकतन आगे ऐसे चांसेस हैं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ऐसी हरकत की जा सकती है और अटैक किया जा सकता है ईरान पर? इसी पर बात करने के लिए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम द शो। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि मैं अपने बेटे की शादी पर नहीं गया क्योंकि इस टाइम पर वॉर की जो सिचुएशन बनी हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अपने पर्सनल फैमिली इवेंट से ज्यादा। और जो इस टाइम पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने है कि पूरे के पूरे थॉट सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल, वो सब उन्होंने जो है इसराइल की हिफाजत के लिए डिफेंसिव सिस्टम को है वो एक्टिव कर दिया है। और 50 से ज्यादा जहाज रिफ्यूलिंग वो भी खड़े हैं। मैं सिर्फ आपको हाईलाइट्स बता रही हूँ कि ये कुछ हो रहा है।
तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ जहाज ईरान के ऊपर मंडला रहे हैं और दूसरी जानिब आप उनको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पे बैठे हैं? ये पॉसिबल है इस सूरत हाल में? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को या किसी भी इवेंट को जो उनकी ज़ात से या अमेरिका से रिलेटेड हो, वो उसको इनकैश करते हैं और उसको मीडिया नैरेटिव में तब्दील करने की उनकी एक बड़ी स्किल सेट है। देखें, वो शादी पे इसलिए नहीं गए कि उनको शायद बुलाया नहीं गया, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना इसका जो है एनालिसिस किया होगा कि अगर वो चले जाते हैं तो वो एक मीडिया में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होगा और उनके जो उनका डोमेस्टिक वोट बैंक है वो जितना तेज़ी से उनका गिर रहा है, तो वो उनको इनके मुखालफिन को एक और जो है पॉइंट मिल जाएगा कि ये इतने रिलैक्स्ड हैं या इतने कंफर्टेबल हैं। इंतहाई माजरत के साथ कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। एजाज भाई, जो फिजा सवाल कर रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो ये कोई महज नफ्सियाती दबाव है या कोई वाकई नकारा बजने वाला है? जिस तरह फिजा बात कर रही हैं कि 50 जहाज लगा दिए गए हैं, तो हमें काइंडली जरा ये बताएं कि आपको कुछ सुलह सफाई लग रही है या तिबले जंग बज रहा है जनाब मोहतरम? देखें, उस चीज़ का ख़तरा तो हमेशा रहता है, ख़ास तौर पे जब इतना अनस्टेबल माइंडसेट हो लीडरशिप का, जिसका मूड स्विंग जो है वो पल पल बदलता हो, और जिसको इंस्टिगेशन पीछे बैठा हुआ नेतन्याहू कर रहा हो, वो कभी भी कोई भी स्टेप ले सकता है। वो उनके लिए ये कोई इस अनहोनी बात नहीं है या ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी चीज़ की परवाह हो। यानी एक कहा जाता है कि जब होती है ना जंग में, उसमें अगर आप इर्रेशनल भी हो तो उसके अंदर भी एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, ताकि कल को आप जब उस अपनी इर्रेशनैलिटी के नताइज भुगत रहे हों तो कम से कम आप दूसरों को नहीं तो अपने आप को तो आप ये जस्टिफाई कर सके कि मैंने ये हमाकत क्यों की थी। लेकिन इनकी तो रैशनैलिटी में भी रैशनैलिटी नहीं है, हम इर्रेशनैलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये खतरा तो हमेशा रहेगा। इवन अगर ये अमन मुज़ाकरात हो जाते हैं तो आज से 6 माह बाद, 1 साल बाद, इस चीज़ की कौन गारंटी देगा कि इजराइल उस अमन मुआहदे को, उस रोड मैप को जो अमेरिका ने साइन किया है, एग्री किया है, और जो प्रोग्रेस भी कर रहा हो सपोजिटली, उसको सैबोटाज नहीं करेगा इजराइल। तो ये इस चीज के इम्कानात को तो रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक जो हालात हैं, मोहतरम एयर वाइस मार्शल साहब ये बता दें कि क्या ईरान इसराइल की फौजी तंसीबात को बराह रास्त डायरेक्ट निशाना बना सकता है? क्योंकि इस वक्त 100 से ज्यादा जो इंटरसेप्टर थे इस्तेमाल किए थे उन्होंने जंग में, इसराइल ने वो कुछ सिस्टम मुरम्मत के लिए भी भेज दिए है, तो ये एडवांटेज ईरान को है। क्या आप समझते हैं कि शायद सुलह होने के इम्कानात है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट हिट कर सकता है इसराइल को और बराह रास्त उड़ा सकता है? इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है। आप फौजी हैं, समझते हैं, क्या राय देंगे इस पर? देखिए जी, ईरान ने पहले भी अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है और अभी भी उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बेवक्त वक्त मल्टी टारगेट जो है एंगेज कर सकते हैं। वो उनमें से सक्सेस रेट क्या होगा, इस चीज़ का दारोमदार जाहिर है बहुत सारी टेक्निकल और ऑपरेशनल उसमें बारीकियों में जाए बगैर हम ये कह सकते हैं कि वो यकीनन एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हैं, और यही चीज़ जो है वो ईरान के लिए या अमेरिका के लिए हमेशा से एक जो है लम्हा फिक्रिया होता है, और इसीलिए वो अपने आप को रीइक्विप करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। डिप्लॉयमेंट्स या रीडिप्लॉयमेंट्स, उन्होंने देखिए दूसरे थिएटर से अपने एयर डिफेंस एसेट्स जो हैं उनको मूव करवा दिया था, और पूरे अपने एलाइज जो हैं जिनसे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हुए थे गल्फ की रियासतों से, वो सारे एसेट्स उन्होंने डाइवर्ट कर दिए इसराइल के दिफा के लिए। लेकिन क्या हमने देखा नहीं कि उनके पैट्रियट्स, थार्ड, डेविड स्लिंग और दूसरे सिस्टम्स वो किस तरह पेनिट्रेट हुए, और पूरी इजराइल की तारीख में पहली बार मेन इजराइल जो है वो हिट हुआ। आपने पूरा उनका मैकेनिज्म हमें समझा दिया है, लेकिन अभी इंटरनली अगर अमेरिका की बात करें
इंटरनली यहाँ पर भी हायरार्की में भी बड़ी डिस्टरबेंस है। मतलब आपको याद होगा एक टाइम पे कि पहले मुख्तलिफ जनरल्स के इस्तीफे ले लिए, अभी जो है वो एक बरतानवी मीडिया इस चीज का दावा कर रहा है कि जो अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंसी के डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उनका भी जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि ईरान वॉर में जिस किस्म की ब्रीफिंग दी गई थी और जो एक्सपेक्टेड था उस तरह की हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है। इस्तीफे भी ले लिए गए, हिकमत अमली की फेलियर भी है, इस चीज को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका जो है वो उसी तरह कभी किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि ऑपरेशन फ्यूरी होगा और फिर पता नहीं और कौन कौन से होंगे। मतलब वो अभी भी हार मानने को, ये सब कुछ हमें पता है कि पीछे करवा तो इजराइल ही रहा है, लेकिन इसका एट द एंड सोल्यूशन आपको क्या रिजल्ट क्या नजर, क्योंकि हमारे चीफ वहां पर बैठे हुए हैं तेहरान में और वो कोशिश को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की हरकतें क्या सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने देंगी? देखिए, हमारे फील्ड मार्शल साहब की वहाँ मौजूदगी ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि मामला कितने हसास और कितने नाजुक हैं और हमारी कोशिशों में कितनी संजीदगी है। वरना इससे पहले हमारे मिनिस्टर लेवल पे तो बहुत रिसेंटली जो है वो दौरे हुए भी हैं। तो अगर फील्ड मार्शल साहब खुद वहाँ हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना इन्फ्लुएंस और अपना जो लेवरेज है लीडरशिप के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर ईरान को ये कहा जा रहा है कि ईरान एक हार्ड लाइनर स्टांस ले रहा है, तो कम से कम ईरान उस पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए ताकि फिर बॉल जो है वो अमेरिकन कोर्ट में हो कि दुनिया ये ना कह सके कि ईरान ने अमन को आखिरी मौका नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है आप ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इस टाइम पर ईरान की जानिब से नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, ईरान को कम से कम ये इस तरीके से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो मिलाइन करते हैं कि जी हमने तो इनको बहुत जो है कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो ऑर्थोडॉक्स IRCG या जो जिनको वो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, हालांकि वो लोग तो अपने नजरिए के साथ जो है लॉयल हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल हक बजानिब हैं, लेकिन ये हमारी कोशिशें ये शायद हैं कि हम ये ईरान का वो इम्प्रेशन जो है जो नेगेटिव मीडिया में इमेज बन रहा है, हम उसको जो है रीसेट करें। आप पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो कि एयरफोर्स को आम इश्खास से ज्यादा बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फाइटर जेट कौन सा है, आपका फेवरेट कौन सा है, और चाइना से जो खुशखबरी आ रही है 14 अगस्त की परेड पर, वो क्या कुछ हमसे शेयर करना पसंद करेंगे किबला मोहतरम एयर वाइस मार्शल साहब? जी देखिए, इस वक्त तो J-10C सब जो यंगस्टर्स हैं उनका फेवरेट है। जाहिर है वो सबसे ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आने वाले दिनों में सबकी नज़रें जो हैं वो J-35 पे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग यंग होते थे तो उस वक्त जो हमारे पायलट्स थे उन सब की तवज्जो और पूरी दुनिया का जो मरकज़ था इस जो एविएशन को समझते हैं, फाइटर फ्लाइंग को समझते हैं, वो उस वक्त F-16 पे होता था। लेकिन अब जो जिस तरह दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है तो उसमें मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट जो है एज ऑफ टुडे J-10C और आने वाले दिनों में J-35 होगा। बिल्कुल ठीक हो गया है और उसके लिए हमारे पायलट्स जो है तैयार हैं और दे आर ऑल सेट कि वो जो हमारी एयर फोर्स है उसका नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, और यही बात है वी रियली होप सो कि हमारे तरफ से कोई भी कमी बाकी ना रह जाए अमन मुज़ाकरात को कंप्लीट करने के लिए, उसको हकीकी शक्ल में लाने के लिए। छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको पता है कि मुज़ाकरात और उस पर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ये भी चीज को देखने की जरूरत है कि हमारा बजट भी आने वाला है और हमारे लिए क्या खुशखबरियां हो सकती हैं या कुछ जिसे कहना चाहिए नए टैक्सेस लग सकते हैं। खुशखबरियां तो कम होंगी, नए टैक्सेस ज्यादा होंगे और वही एक टिपिकल सिस्टम नजर आएगा कि एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी हैं नेशनल असेंबली के अंदर और वजीर खजाना तकरीर करके चले गए हैं।
एनीवेज देखते हैं कि अब क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और बिजनेस को बड़े अच्छे से समझते हैं। बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो फील्ड मार्शल इस टाइम पे कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो SIFC के मैदान में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, जिस तरीके से वो तेहरान में जाके पूरे के पूरे एज अ मीडिएटर हम जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कमेंट करते हैं। और दूसरा, जो ताजिर बरादरी है वो अल्टीमेटम दे चुकी है हुकूमत को कि नए टैक्सेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस हिसाब से फ्यूल की प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन हमारे सामने है, व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया फिजा। ऐसा है कि फील्ड मार्शल साहब का ये सेकंड विजिट है ईरान का, और बेसिकली चीज़ों को पहले दिन से ही नॉर्मलाइज करने की पाकिस्तान की और हमारी जो गवर्नमेंट है और जो फील्ड मार्शल साहब है उनकी कोशिश थी कि ईरान और अमेरिका को रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करके इसका एक कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए। नेचुरली जब इस्लामाबाद में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए, चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन सम रीज़न वो अकॉर्ड साइन नहीं हो सका और वो वाइस प्रेसिडेंट वापस चले गए। उसके बाद भी कोशिशें जारी रही। अब ये सेकंड विजिट है, बेसिकली इसकी कोशिश है कि पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया इस जंग से अफेक्ट हुआ और हो रहा है, और इन दोनों को भी, ईरान को भी और अमेरिका को भी पता है कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको आपने डिप्लोमेटिकली हल करना है, और उसके लिए पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है वो पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है। तो फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें। जहाँ तक डोमेस्टिक इश्यूज का तल्लक है, नेचुरली बजट तो कभी भी अवाम के मुफाद में नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है वो नेचुरली वो समझती है कि उसको अपने हदफ पूरे करने हैं, और उसके लिए IMF ने जो टारगेट्स दिए हैं, और IMF टारगेट इजी नहीं देता। हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, आधी दुनिया टैक्स नहीं देती। अच्छा, जो टैक्स देते हैं उन पे आपने इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए, उस वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसकी वजह से बिजनेसमैन जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और लगता यही है कि बिजनेस का कोई फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो बजट तो आप बात ठीक कर रहे हैं। मैं मुझे एक चीज ये भी बीच में क्लियर कर दे, हुकूमत हर बार हर चीज IMF पे डाल देती है। हर वजीर खजाना आके भी और कहते हैं हम क्या करें, ऐसे पॉलिसीज हैं, और जब हमारे पास इकोनॉमिकल एक्सपर्ट आते हैं वो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, IMF कोशिश करती है कि हमारे लिए कोई सिचुएशन बेहतर हो सके, वो इतने टैक्सेस नहीं लगाती। तो क्या जब आप लोगों की डिस्कशन होती है, आप लोग बैठते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, तो हुकूमत क्या इतनी बेबस नजर आती है कि हम IMF से हट के कुछ नहीं कर सकते और ये उन्हीं के कहने पे सब टैक्सेशन हो रही है? देखिए, बहुत से जो लोग हैं इस मुल्क में, वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। मैं और कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और वो इसीलिए ये जो वजीर खजाना है मौजूदा औरंगजेब साहब, इनसे थोड़ा सा लेके साग डार साहब को दिया गया कि वो आने वाले बजट की कुछ तैयारी करें और वही इसमें कोई सोल्यूशन ढूंढे। IMF ने फिर मजीद कहा कि आपके शॉर्ट टारगेट्स जो हैं वो आप इतना टैक्सेस लगा के देखें। टैक्स लगाना जो है ना वो आप और मैं भी लगा सकते हैं, उसकी रेशो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि आपने कोई सोल्यूशन निकालना है। इंतहाई काबिल एहतराम मोहसिन अच्छा, बेग साहब, 28वीं अमेंडमेंट आ रही है और फर्स्ट वीक ऑफ जून बजट आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 28वीं तरमीम जो है वो बजट से पहले है या बजट के बाद है, और उसमें के खदोखाल जो हैं उसके बारे में हमें आगाह फरमाएं, क्योंकि आपके पास अंदर की खबर होती है किबला मोहसिन बेग साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अभी तक ना तो ड्राफ्ट कोई टेबल पे आया, ना ही किसी से इन्होंने सलाह मशवरा शुरू किया। जो अपनी इत्तेहादी जमातें पार्लियामान में गवर्नमेंट के साथ हैं, तो लिहाजा उसको कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कुछ कहूं कि उसमें क्या कुछ तरमीम में लाया जा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल जो सिनेरियो समझ में आता है कि वो 28वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, उसमें INFC अवार्ड, उसमें जो बजट में एलोकेशन है NFC अवार्ड की जब सूबों को पैसे चले जाते हैं, विच इज़
57 to 58%। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो जितने भी जो लोन पेमेंट है उसके लिए पैसे नहीं रहते और वो बारो करती रहती है, और हमारा जो जीडीपी जो रेशो है वो भी जो है इस हिसाब से गिरा है कि कोई डेवलपमेंट काम नहीं होता। लेकिन सूबों के पास पैसे, और आप मजे की बात देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट गाय बगाए सूबों से वापस भी उधार लेती है। ये तो गवर्नमेंट ने अपनी आसानी की बातें सोच रही ना सर। हम तो आपसे ये जानना चाहेंगे हमारी आसानी के लिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पहले आईएमएफ का पूछा और आपने बताया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि रिलेटेड है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिचुएशन को जो है वो छुपा लेते हैं, अंडरमाइन कर लेते हैं। इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि कितने टैक्सेस या कितनी चीजें जो है वो आवाम पर आने जा रही हैं, और जो मिनिमम वेज है हमारा क्या बढ़ेगा या यहीं पर फिक्स रहेगा? और वैसे इसहाक डार को अगर ये वजीर खजाना की जिम्मेदारी दी जाए तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि औरंगजेब से हट के वो कितना बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, एक तो गलतफहमी आप दूर कर दें कि अवाम के लिए हुक्मरान सोचते हैं। हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है जो पार्लियामान में मौजूद होती हैं वो उसमें मेजॉरिटी लोग टैक्स नहीं देते, वो टैक्स से इस्तिस्ना भी ले लेते हैं। बहुत से लोग लैंडलॉर्ड एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, जीरो टैक्स है, तो रह दे के सैलरी क्लास बिजनेसमैन ज़्यादा टैक्स उन्हीं से वसूल किया जाता है। लिहाजा इसमें कोई रिलीफ मेरी नज़र में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने के उसमें हैसियत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। आपको फंडामेंटल चेंजेस लानी पड़ेंगी इस मुल्क में जिससे ये मुल्क आगे भी चले और आपका टैक्स नेट है वो बढ़े, ना कि टैक्स बढ़ाई जाए आप और जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं की जान निकाल दें। दूसरी बात आ जाती है इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ही नोज के IMF से डील कैसे करना है। औरंगजेब साहब जो IMF कहता है वो लागू करवा देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। इसीलिए आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपका कारोबार जीरो पे आ गया, और ये वो चीज है अगर ये कंटिन्यू करती है तो आपका मुल्क इकोनॉमी वाइज क्लैप्स कर जाएगा और फिर किसी से संभलना नहीं। तो ऐसी सूरत में डार साहब आई थिंक ही कैन परफॉर्म बेटर देन औरंगजेब। सर ये भी तो खबरें आ रही है ना कि हो सकता है कि इत्तेहादी जमातों से फरमा रहे हैं मौसम बेग साहब, आप यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बजट के बाद आपको मुमकिना तौर पर वफाकी वुज़रा में कुछ तब्दीलियां लग रही हैं, और अगर लग रही हैं तो कौन कौन सी वजारतें आपको चेंज होती नजर आ रही हैं? और इसके साथ साथ यह भी जानना चाहूंगा कि जो हुकूमती इत्तेहादियों में इक़्तिदार की कशमकश चल रही है जरदारी बामुकाबला मुस्लिम लीग नून, तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब तब्दील होने जा रहे हैं? असल कहानी क्या है इस्लामाबाद की, मोहसिन बेग साहब? बट साहब ऐसी कोई चीज होने नहीं जा रही। अगर कोई मिनिस्ट्री चेंज हुई तो औरंगजेब साहब की होगी, और इसके लिए आपको नई जो है वो टीम तश्कील देनी पड़ेगी अंडर द न्यू वजीर खजाना। जहां तक आपने बात की जरदारी साहब की, मुस्लिम लीग की, कोई चीज नहीं चल रही। बिलीव कीजिए पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, वो उन्हीं के साथ रहेगी। थोड़ा सा लोग जो अपने कोई मसाइल कोई चीजें उसके वो चलते रहेंगे, वो चलते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर शिफ्ट आपको नजर नहीं आएगी। और प्राइम मिनिस्टर भी यही रहेंगे अगले इलेक्शन तक, और इलेक्शन अगर टाइम पे होते हैं तो मेरे ख्याल में अगली हुकूमत भी इसी पैटर्न पे बन जाएगी। आपने तो अगला नक्शा भी पेश कर दिया, बट सर आई एम श्योर आपके ये अहम सियासी हलकों में बैठके भी होती होंगी, ये लोग आपको मिलते भी होंगे। तो जब आप लोगों की जानिब से रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कोई हालात को बेहतर बनाने के लिए, जैसे आपने बोला कि जो सियासतदान है या जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो टैक्स से इस्तिस्ना भी ले लेते हैं, और कोई पाकिस्तान के बारे में कोई इतना सीरियसली सोचता भी नहीं है। आज आके सैलरी क्लास है या बिजनेसमैन है, इन लोगों ने टैक्स देना और इन्हीं से निचोड़े होते हैं। तो कोई इनको मशवरा, कोई हुकूमत को कोई कि किस तरीके से आप सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। अब 500 के करीब एक लीटर फ्यूल जब होगा तो आवाम तो बहुत बुरे तरीके से महंगाई में बुरी तरह चक्की में पिसी हुई है, और अगले बजट में अगर नए टैक्सेस लगेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग?
देखिए मैं फिजा थोड़ा सा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन आप सुन लीजिए। बेसिकली जो मायूसी है बिजनेसमैनों में, इंडस्ट्रियलिस्ट में और ओवरऑल अवाम में और हमारे यंगस्टर्स में, जब उनको इस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता, इस माशरे में उनको जॉब्स नहीं मिलती, मेरिट पे उनको कोई चीज़ मिलने की तवक्को नहीं रहती, वो मायूस हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम और निज़ाम से। इसीलिए लोग माइग्रेशन भी करते हैं और सरमायादार अपना सरमाया, बिजनेसमैन यहाँ चीज़ें बेच के बाहर लेके जाता है और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि वहाँ बहुत से ममालिक में ये जो टैक्स पाकिस्तान में IFBR और गवर्नमेंट ने लगाया, इट ऑलमोस्ट 50+%। तो इतना हैवी टैक्सेशन में आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो लोगों में जो मायूसी है वो फैल रही है, जो कि एक बात नहीं है किसी भी मुल्क के बारे में। उसके नौजवान या उसका बिजनेसमैन या उसकी आवाम मायूस हो जाए इस पूरे निज़ाम से, तो उसके ऊपर सोचने के लिए हुक्मरानों के पास वक्त नहीं है और कोई थिंक टैंक ऐसा नहीं है जो इनको कहे कि ये जितनी जल्दी आप बेहतर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि वक्त गुजर गया और वक्त बड़ा स्पीड से गुजर रहा है। तो मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ अपने हुक्मरान तबके को कि खुदा के लिए कुछ ऐसा बेहतर कीजिए। ये मुल्क बड़ा शानदार है, इस मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है, इस मुल्क में बहुत हिम्मत मौजूद है। ये मुल्क 2-3 साल में पुरुष फरमा रहे हैं किबला मोहतरम बेग साहब, फिजा ब्रेक पे जा रही है और मेरा एक सवाल आपसे रह गया, काइंडली अजरा करम वो बताते जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर गए हैं, क्यों गए हैं, क्या लेने गए हैं और क्या इसका तल्लक 14 अगस्त की परेड के साथ है, कोई खुशखबरी है? तो मोहसिन बेग साहब मेहरबानी फरमाएं। देखिए ये इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है पाकिस्तान के लिए भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी। चाइना हमारा इत्तेहादी है, इससे पहले अमेरिकन वहाँ गए, रशियंस वहाँ गए, प्रेसिडेंट ट्रंप और रशियन पुतिन, अब हम लोग हैं वहाँ पे। इसको पाकिस्तान के बेनिफिशियल में ही आप देखिए और इसका बड़े ज़बरदस्त जो मौका है पाकिस्तान को, जो एलिवेशन मिली है उसके तहत ये हमारे देखें लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करवा सकते तो वो हमारी ही नालायकी समझ लीजिए, अदरवाइज दुनिया आपके साथ चलने के लिए इस वक्त तैयार है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुनिया हमारे को तैयार है, हम उसको कैश तो करवा लें, हम वो जो दुबई से और बाकी जगहों से सारा पैसा निकल रहा है, हम उनको ये लैंड प्रोवाइड करें कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें और एक सेफ एनवायरनमेंट दे, तो ही इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट होगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और शहजाद हुसैन बट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।